नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज चर्चा प्रधानमंत्री की जापान यात्रा पर। खासकर ऐसे दिन हम चर्चा कर रहे हैं जब मोदी सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है और जोर शोर से आकलन किया जा रहा है सरकार का, उसके हर कदम का। हम बात करेंगे कि मोदी के जापान दौरे में क्या कुछ हासिल हुआ है, आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक और राजनयिक मोर्चे पर भी। लेकिन तमाम उच्च स्तरीय आधिकारिक मुलाकातों के अलावा एक कदम आगे बढ़कर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कभी बांसुरी बजाते देखे, ड्रम बजाते देखे, स्कूली बच्चों से मिले, इसको डिप्लोमेसी की दुनिया में कैसे देखा जाएगा और किस तरह से जापान और भारत के रिश्ते इस मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मेहमानों से आपको मिलाएं, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दौरे के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के व्यवसायियों को संबोधित किया। राजधानी टोक्यो में निक्केई और व्यवसायी संगठनों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे सरकार उन्हें उठाएगी। उन्होंने जापान और भारत को एक दूसरे का पूरक बताया। भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है और शायद विश्व में इतनी तेज गति से लिबरलाइज मूड में सारे हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में परिवर्तन लाने का किसी एक सरकार ने काम किया हो तो आज हिंदुस्तान की सरकार है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जापान के सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों को भी संबोधित किया। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर भारत के हस्ताक्षर नहीं करने के सवाल पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। ये सो-कॉल्ड छोटी मोटी संधियों से भी ऊपर उठ के एक समाज का कमिटमेंट होता है, एक समाज के भीतर एक डीएनए होता है। हिंदुस्तान वो समाज है जिसका डीएनए शायद इन परंपराओं से भी काफी ऊपर है। प्रधानमंत्री ने बाद में जापान में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को भी संबोधित किया। इस दौरान ऐसे भी कई लोग मौजूद थे जो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी रहे थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए जल्द ही भारत सरकार की ओर से वीडियोग्राफी टीम जापान भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं जो इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले नलिन सूर्य है मेरे साथ, जो कि चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, भारत में जापान डेस्क संभाल चुके हैं और वाजपेयी साहब के खासकर दौरे के दौरान उन्होंने कमान संभाली थी इस दौरे की। प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज़। और इसके अलावा मेरे साथ तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर शमशाद ए खान, जो कि रिसर्च फेलो हैं ICWA के, वो भी जापान मामलों के जानकार हैं। और आनंद कुमार सहाय हैं, कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं एशियन एज अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ नलिन सूर्य जी। जो चीज़ एक बहुत अचंभे में डाल रही है, जो सरप्राइज कर रही है यहाँ इंडियन ऑडियंस को और लोगों को, कि खासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के 10 साल गुजर जाने के बाद, जो कि जिनके बातचीत करने की शैली बिल्कुल अलग थी, बहुत म्यूटेड स्टाइल था उनके बात करने का, बहुत अपने को सीमित रखते थे। अब एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ जापान जाकर उच्च स्तरीय बातचीत करते हैं, बल्कि जिस तरह से वो आम लोगों के दरमियान गए, इसको डिप्लोमेटिक अगर भाषा में देखा जाए तो कैसे देखा जाएगा? क्या ये दौरा प्लान डिप्लोमेट्स के जरिए किया गया या खुद प्रधानमंत्री की मर्जी रही होगी ऐसा करने की? नहीं, देखिए, ये तो पर्सनालिटी की बात है। जहाँ तक इंडिया जापान रिश्तों को महत्व देने की बात है, उसको तो महत्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत दिया। शुरू हुआ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से और शुरुआत असल में 2000 में हुई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। उसके बाद 5 साल कोइजुमी रहे। तो प्रधानमंत्री वाजपेयी, मनमोहन सिंह 10 साल और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिश्ते को बहुत महत्व दिया है। आज जो हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है। ये 15 साल की एक धारा है जो चलती आ रही है। वो उस धारा का एक, मैं कहूँगा, पीक है। तो यानी कि इसको इस तरह से एक तस्वीर बनाना कि ये बहुत ऐतिहासिक है और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी एक देश में ली जा रही है, जो दौरा छोटा हो सकता था उसे 5 दिनों लंबा बनाया गया। आपको लगता है ये आलोचना गैर ज़रूरी है? नहीं, देखिए, ये मैं इसको इतना महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है, इसको मैंने जैसे आपसे कहा अभी, हमारी ये सरकार अब 15 साल से, हर जो भी सरकार रही है दिल्ली में, उसने इस रिश्ते को बहुत महत्वपूर्ण दिया। ये फ़र्क ये है कि इस वक्त जापान की ओर से आपको जो रिएक्शन मिल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है और उसके कई कारण हैं। वो तो खैर उसका असली जवाब तो जापानी ही दे सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये रिश्ता अब एक पीक पे पहुंचा है। अब देखना है कि इस पीक से अगली पीक तक कितना समय लगे। इस पीक पे पहुंचने में हमें 15 साल लगे हैं। बिल्कुल।
अब जो एग्रीमेंट समझौते हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे जापान अब $35 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा अगले 5 साल में। ये उसी तरह का एक फेज़ है जैसे जापान ने चीन के साथ किया था 80s और 90s में। अब वो हमारे साथ वो करना चाह रहे हैं जो उन्होंने चीन से पहले कर चुके हैं। बिल्कुल। अब ये जो स्टाइल है प्रधानमंत्री का, ये तो अलग है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टाइल अलग था, वो अलग तरह के इंसान थे, ये अलग तरह के इंसान है। दोनों स्टाइल मेरे को लगता है भाते हैं हर आदमी के पर्सनालिटी। आधिकारिक मुलाकातों से आगे बढ़कर वो जिस तरह से आम लोगों के बीच जाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जिसे कहा जाता है, क्योंकि कभी भी बहुत NRI ड्रीम नहीं रहा भारतीयों के लिए अगर देखा जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ऐसे जापान बहुत नेचुरल चॉइस कभी नहीं रही उसके प्रॉस्परस होने के बावजूद, या तो नीतियाँ उस तरह की रही। क्या आपको लगता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इन गतिविधियों से बढ़ सकता है? ज़रूर बढ़ेगा। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से आई थिंक लोगों को हिंदुस्तान में उनकी दिलचस्पी हिंदुस्तान में बढ़ेगी और लोग आना चाहेंगे। और ख़ास करके अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जापानी लोग भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे। अगर जापानीज़ सिटीज़ बने या जापानीज़ एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट SEZs बने तो लोग आएंगे, तो दिलचस्पी तो बढ़ेगी। और उनका स्टाइल ही ऐसा, आप देखिए, आप पश्चिमी नेता देखिए, आप सारे ये सब इनका स्टाइल, ये बड़ा पर्सनलाइज स्टाइल है। वो लोगों से मिलते हैं, रलते मिलते हैं, जुलते हैं। तो मोदी साहब का हिंदुस्तान में भी वो स्टाइल रहा है। इलेक्शन कैंपेन में आगे देखते हैं सरकार में कैसे रहता है, लेकिन यानी कि नेता से आगे बढ़कर जो एक इंसानी स्पर्श की जो कोशिश है। शमशाद साहब, ये बताइए, फिलहाल की जो बात हो रही है 2,10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक हैंगिंग फ्रूट था जो कि भारत को मिल गया और सिर्फ PM मोदी की जगह अगर कोई और भी PM होता तो शायद इन्वेस्टमेंट इतना ही होता, इसी तरह होता। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं ये बताऊंगा कि जब जैसा कि पहले इस बात का जिक्र किया गया, 2006 के आसपास जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये माना था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही इंडिया जापान रिलेशन का एक आधार हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग दे सकता है। तो 2000 उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इंडिया जापान का इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए हिंदुस्तान में, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एक सजेशन दिया कि कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और ये तय किया गया कि करीब 90,000 जो सामान है जो ख़रीद फरोख्त होते हैं जापान बेचता है, उससे ड्यूटी कम कर दी जाएगी, तो ट्रेड का फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आप जो जिक्र कर रही हैं, जापान की एक स्ट्रेटजी है रिवाइटलाइजेशन की। जापान जब नंबर 2 पे आ गया एशिया में चाइना के बाद, तो उसे लगा कि उसके पास अभी भी कुछ स्पेस बाकी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसमें उसे महारत है, उसके पास कैपिटल है। अगर उसको इन्वेस्ट किया जाए, उसको बेचा जाए, तो जापान एटलीस्ट नंबर 2 पोजीशन मेंटेन रखेगा या जापान चाइना की बराबरी पे रहेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कुछ 250 आइटम जो बेचे जाएं, उसमें हिंदुस्तान को बेचे जाएं और बहुत सारे ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनको बेचे जाएं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है जापान की तरफ से भी है और हिंदुस्तान की उन नीतियों की वजह से है जो 2011 में कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है कि सिर्फ एक सरकार की 3 महीने के अंदर जो एक उपलब्धि है, उसके तौर पर विदेश नीति के तौर पर कितनी बड़ी उपलब्धि रही। दरअसल ये 15 साल की मेहनत है कड़ी, जिसके बाद अब नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि फिलहाल हमने देखा है कि पिछली सरकार जो गई या कांग्रेस पार्टी को जितनी सजा मिली वोटर्स की तरफ से, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था वो आर्थिक था। महंगाई की हम बात करें या फिर अगर उद्योगपतियों में देखें, उनमें भी एक निराशा का माहौल था। पॉलिसी पैरालिसिस का हमने शब्द बार बार सुना। इन्वेस्टमेंट को लेकर चाहे FDI को हमने कितना भी लिबरल कर दिया, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। ये जो 2,10,000 करोड़ आया है, ये किन सेक्टर्स को फायदा पहुंचाएगा भारत में? देखिए, जापान उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जिसमें उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। जापान हिंदुस्तान के जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर उसकी नज़र है। मेट्रो हो गया, और आपने शिंकानसेन का जिक्र सुना। पहले जापान चाहता था कि कुल 9 शिंकानसेन ट्रेन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चलाए, लेकिन हिंदुस्तान ने सोचा कि पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे पहले से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चला जाए और देखा जाए कि ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल है, उसके बाद उसे बाकी सिटीज़ में ले जाया जाए। तो उनकी नज़र है हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पोर्ट पे, सड़क पे, और उनकी नज़र है हिंदुस्तान के जो ग्रोइंग मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पे, डिमांड पे, जिन इलाके में। और कहा यह भी जा रहा है कि जो PPP प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी दिलचस्पी है जापान की। जाहिर है। जी हाँ। प्रोफेसर आचार्य, ये बताइए कि कहा जाता है कि जापानीज़ जो भी काम करते हैं वो उसमें सबसे अच्छे होते हैं, वो बेस्ट होते हैं जो भी काम करते हैं। ये भी कहा गया कई बार मजाक में कि
चाइनीज़ फूड जो है वो जापानीज़ दरअसल ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो ऐसे में अगर जापान की साइड से देखा जाए और ये समझा जाए कि आखिर जापान क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे मैंने शमशाद साहब से भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या ये एक हैंगिंग फ्रूट था जो खुद जापान को ये ज़रूरत है कि भारत करीब आए और उसमें इन्वेस्टमेंट करे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इंटरेस्ट बहुत बड़ा वो रहता है उसमें कि कोई देश दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। जो रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके साथ जुड़े रहते हैं कई सामरिक पहलू, और ये दोनों जो हैं आर्थिक और सामरिक पहलू जापान और भारत के आर्थिक रिश्तों पर बहुत एक गहरी छाया। और इसी बीच सवाल ये भी आ जाता है कि न्यूक्लियर डील नहीं हो पाई तब भी क्या आप ये मानेंगे कि जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं भारत और जापान के वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और क्यों नहीं हो पाई ये डील? उसका एक अलग ही कॉम्प्लेक्स इशू है। आई थिंक वो जापानीज़ एक हिस्ट्री है, उनकी जो न्यूक्लियर इशू पे उनका जो एक स्टैंड रहा है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम अलग रखेंगे। आर्थिक निवेश जो है उसको हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखें। जापानियों का एक सदा से यही रहा है, जैसा आपने कहा कि जो काम करते हैं उसमें वो दिखाना चाहते हैं कि सबसे अधिक टेक्नोलॉजी और लेवल्स और कैपेबिलिटीज़ उनकी हैं, और इसीलिए वो कटिंग एज की जो बात हुई है। दूसरा ये रहा है कि भारत और जापान का रिश्ता जो था 70 के दशक में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, 80 में फिर दोबारा उसको करने की कोशिश की, और फिर जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें जो चहल पहल होने लगी खासकर चीन के राइज के साथ, तो एक नया डायमेंशन आ गया भारत और जापान के रिश्तों का। तो पूरा मिला के हम ये देखें कि भारत और जापान के बीच में जो आज जो एक मोड़ आया है वो सही मायने में देखा जाए तो एक उसमें एक जो पिछले 10-15 साल की जो एक चलन है उसका ही नतीजा है। लेकिन इस दौरान इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने उसको एक पर्सनल जामा भी पहनाने की कोशिश की है, और वो इसलिए क्योंकि उनका खासकर जापानी जो लीडर्स हैं उनके साथ उनका मीटिंग 2-3 बार हो चुकी है। जापानी गुजरात जा चुके हैं, वहाँ उन्होंने उनसे बातचीत भी की है। तो ये जब भी एक जो उच्च स्तर पर एक पर्सनल एंगल आ जाता है तो उससे रिश्ते को एक मजबूती, अलग तरह की मजबूती मिलती है। मुझे लगता है कि मोदी जी इस रिश्ते को वो एक मजबूती देना चाहते हैं जो कि अभी तक मिसिंग थी। बिल्कुल जी हाँ, मैं आती हूँ आपकी तरफ आनंद जी एक ही लम्हे में। लेकिन नलिन सूरी ये बताइए कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है पूछा जाना कि न्यूक्लियर डील जिसको ये बताया जा रहा था काफ़ी हाई स्टेक चीज़ है, और मतलब जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनमें से एक था एजेंडे पर, उसका ना होना आप किस तरह से देखते हैं, क्यों नहीं हुआ और इसको किस तरह से देखा जाएगा भविष्य के तौर पर? मेरे लिहाज से इसमें कोई खास लोगों को दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, ये प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर इशू जैसे अलका जी ने कहा ये बड़ा पेचीदा मामला है। जापान एक ही देश है जिसके विरुद्ध परमाणु बम इस्तेमाल हुए हैं। उनकी जो नेशनल साइकी है उसमें बहुत इस न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट विरोध है। और जब हम लोग ने अपने टेस्ट किए थे मई 1998 में, जापान में बहुत गुस्सा था इस बात पे। अब आप देखिए 1998 में गुस्सा था, 2005 तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया और 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया। तो ऑलरेडी जापान इतना डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, इतना रास्ते आगे बढ़ चुका है। अब आप देखिए थोड़ा उनको समय और दीजिए, वो न्यूक्लियर डील भी हो जाएगी, क्योंकि असल में वो सेफगार्ड चाहते हैं। वो सेफगार्ड ऐसे चाहते हैं जो अपने वो पॉपुलेशन, अपने पार्लियामेंट को कन्विंस कर सकें कि हिंदुस्तान हमारे जो परमाणु कोऑपरेशन होगी वो अपने मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। इस दौरे को आप उस दौर से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे लेके अब तक एक रिश्तों की बहाली के तौर पर भी देख रहे हैं कि जो एक साइकोलॉजी एक जापानी आदमी की होती है उससे बाहर निकलकर अब नॉर्मल सामान्य रिश्ते माने जा सकते हैं। बिल्कुल, तभी करके जो पर्सनलाइज स्टाइल प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तेमाल किया है उसका इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आनंद कुमार सहाय, ये बताइए कि एक बड़ा पेच जो है इन भारत और जापान के रिश्तों में वो चीन का है। किस तरह से आप जो पूरे एशिया में हम देख रहे हैं कि जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है उसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या आपको लगता है कि ये वाइज था, ये सही कदम था, एक्सपेंशनिस्ट पावर कह देना प्रधानमंत्री मोदी का? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऑफेंड किया होगा एशिया के ही क्षेत्र में एक इतने बड़े देश को जिसको इग्नोर करना आसान नहीं है भारत के लिए? मैं तो समझता हूँ उन्होंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा और कहना चाहिए था। कोई न कोई मौका निकाल के कहना ही चाहिए था और कहा उन्होंने, कोई गलत बात नहीं की। और मेरा ख्याल है कि
ये जापान और भारत का जो रिश्ता अगर मजबूत होता है तो ये चीन के कॉस्ट पे नहीं होने वाला है। जापान और चीन के खुद के रिश्ते इतने मधुर हैं, $350 बिलियन का इनका ट्रेड चलता है। जो कुछ भी आइलैंड्स को लेके इनके आपसी झगड़े हैं तो वो एक जगह हैं और उसको लेके नेशनल सेंटिमेंट्स दोनों तरफ उभारी जाती हैं एक पॉलिटिकल पर्पस को सामने रखते हुए, तो वो ठीक है। अब ये बात अभी आपके पैनल में जो लोग हैं सारे जापान और चाइना दोनों को समझने वाले लोग हैं और इन्होंने बात बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में रखी है कि ये जो चीन का जो राइज हुआ है उस बात को देखते हुए वो एक एशिया के ही नहीं, रीजन के नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखते हैं तो वो एक ख़ास मोड़ पे हमारे जो स्ट्रेटेजिक विजन है बड़े बड़े देशों का कम से कम वो उससे मुतासर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जापान और भारत इनमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के तो खैर आसार अच्छे दिख रहे हैं, होने भी चाहिए और एक दूसरे को ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक पॉलिटिकल सूझबूझ से दो बड़ी शक्तियां हैं एशिया की। सबसे बड़ी शक्ति अभी तो चीन है एशिया की, लेकिन उसके साथ दो ये भी बड़े इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं पॉलिटिकल पावर के, इकोनॉमिक पावर के लिहाज से। मैं भारत को ना तो जापान ना चीन के बराबर समझ रहा हूँ, लेकिन भारत का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन आनंद जी, जिस तरह से आपने कहा कि वो उन्होंने सही बात की है, जो उन्हें कहना चाहिए था वही उन्होंने किया है, हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन जो राजनीतिक डिप्लोमेटिक दुनिया है, एक बात और कही, उसके साथ मैंने एक बात और कही, चीन भी बखूबी इस बात को समझेंगे, चीन के लोग, चीन की जो लीडरशिप है, कि ये गैंगअप कोई नहीं हो रहा है ना, कि भाई चीन के खिलाफ गैंगअप हो रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छी तरह इस बात को समझेंगे और चीन के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं भारत कुछ ही दिनों में, ये बात जाहिर हो जाएगी कि चीन लेकिन चीनी मीडिया में जो एक अक्स उभर कर आ रहा है, जो एक तस्वीर उभर कर आ रही है इस पूरे बयान के बाद, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, वो इस बात को बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करती है कि चीनी की रिपोर्टिंग के माफ करिएगा, मीडिया की रिपोर्टिंग के नाम पर तो ये जो मौजूदा सरकार हमारी है, ये तो सरकारी मीडिया के अलावा किसी को मीडिया समझती ही नहीं है। वो और सोशल मीडिया के ऊपर चलती है, जहाँ बिना नाप तोल के इधर उधर की बातें हो जाती हैं। लेकिन मैं चीनी मीडिया का जिक्र कर रही हूँ और खासकर वहाँ मीडिया चूंकि बहुत आज़ाद नहीं है, इसलिए ये भी समझा जाता है कि जो भी कुछ सोच उभर कर आ रही है मीडिया के जरिए वो दरअसल सरकार की सोच है। ये बात भी सही हो सकती है, ये बात भी सही हो सकती है, लेकिन सरकार हर जगह, हमारे यहाँ भी और दूसरे देशों में भी कुछ हद तक कुछ किन्हीं बातों को लेके मीडिया कुछ कह रही है और एक लहजे से कह रही है, तो उससे गाइडेड होती है और कभी अपने मीडिया पे कुछ रेस्ट्रेंट एक इशारे करके भी लगाती है। लेकिन ये बात मेरे ख्याल से तो सही नहीं है कि मीडिया जो कुछ किए जा रही है, भले सरकार का थोड़ा सा इशारा हो सकता है चीन जैसे देश में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जब चीन के नेता यहाँ आएंगे तो जो मीडिया ने आज जिस तरह से, मैंने तो देखा नहीं क्या क्या उन्होंने, लेकिन अगर बड़े उभारने की कोशिश की है सेंटिमेंट को, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अगेंस्ट जापान या अगेंस्ट चाइना, तो मेरी समझ से ऐसा तो नहीं हुआ कि चीन के लोग जो उस बात को अपने ध्यान में रखेंगे और किसी और बात को नहीं रखेंगे। लेकिन आप क्या ये नहीं मानते कि एक पॉलिटिकल बयान था ये कहना कि चीन जो है, चीन का नाम बिना लेते हुए एक्सपेंशनिस्ट पावर उन्होंने कहा, पॉलिटिकल बयान है और क्या है, पॉलिटिकल बयान है जो कि हम तो चाहते हैं कि हमारे सी लेन्स जो हैं, हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल पैसिफिक और इंडियन ओशन के दरमियान जो बस सी लेन्स इधर से पूरे वेस्ट एशिया से लेकर वहाँ तक जा रही हैं, हम तो चाहते हैं कि ओपन सी लेन्स हो, सबके लिए हों, और कोई अगर उसमें दखलंदाजी करना चाहे तो जो गलत है वो गलत है। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो ये भी जिक्र हो रहा है कि कोई रेड टेप नहीं होगा बल्कि रेड कार्पेट होगा। ये माना जा रहा है कि इतने बड़े मैंडेट के साथ ये सरकार आई है। ये तो लफाजी है। लेकिन क्या है, प्रेसिडेंट करज़ई आते थे, वो कहते थे आपके लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ है, आप उसको चाहे जितनी जल्दी दौड़ के आइए, दूसरे लोग आ जाएं उसके पहले आप तशरीफ लाइए। लेकिन ये भी कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए भी कहा गया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ से विड्रॉ भी किया कि यहाँ बहुत रेड टेपिज्म है। आपको लगता है कि ये एक सही दिशा में ये बयान जा रहा है कि यहाँ रेड टेप नहीं है, रेड कार्पेट है? जापानियों के दिल में अगर किसी बात का खौफ है कि भारत में रेड टेपिज्म बहुत है तो कोई गलत नहीं है वो। हमारी हिस्ट्री रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने इवॉल्व किया है और पिछले कुछ सालों से, जैसा कि अभी नरेंद्र सूरी साहब और अलकाचार्य दोनों ही कह रहे थे, ये 15 बरस की खेती है भाई, ये जो आज आप काटने के फिराक में घूम रहे हैं जी। तो जो दूसरी पार्टी है
उसके भी जो सेंसिबिलिटी, ऐसे भी मुझे लगता है कि जापानी हैं थोड़े कंजर्वेटिव हैं। जापान की जो ब्यूरोक्रेसी है और जापान के बिजनेस वाले भी जो हैं, आपने एकदम कहा कि हम ग्रीन चैनल खोल देंगे, वो दौड़े भागे आएंगे। $7 बिलियन सालाना 5 साल के लिए, यानी $35 बिलियन। बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, 40,000 करोड़ रुपया पर साल। हमारे भारत के अंदर भी बहुत बड़ी रकम नहीं है वो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक फॉरेन पावर से अब तक का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यार ठीक है, तो नहीं, चूंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जगह तो सबको चाहिए। अमेरिका को भी चाहिए, चीन को भी चाहिए, जापान को भी चाहिए, या दूसरे और भी यूरोप के बड़ी शक्तियां हैं उनको भी चाहिए। और शायद एक दिन वो भी आएगा जबकि हमारे लोगों को भी बाहर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पहले से हमने नीतियां अपनी बदली हैं, मोदी साहब ने कहा और बिल्कुल सही कहा, और कहने की भी जरूरत थी, लेकिन अब आप बेझिझक आए। आपके टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत है, आपके इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है खास एरियाज में, और ये तो मल्टी सेक्टर्स की बात हो रही है वहाँ पे, और उन सब में उनके पास वो शक्ति है हमारे टेक्नोलॉजी के सुधार की। वापस आती हूँ, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में तो बहुत जरूरत है, और बल्कि डिफेंस में भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर हम डेवलप करना चाहें, अंडमान निकोबार को जो हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड है उसको एक हब बना के रखना चाहें, वहां भी जापानी हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब जापान का भी अपना उनका इतिहास रहा है, जो कि उससे हटके अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जापान के मिस्टर आबे, उनके अब वो पूरा पार्लियामेंट जो है उनके गिरफ्त में है कि नहीं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और उनकी पार्टी उनके गिरफ्त में है कि नहीं, उनके उसको कन्विंस कर सकते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी कि पुरानी जो सोच उनकी है और पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वो है आयाम है, उनमें तब्दीली लाने की जो बात है। बिल्कुल। वापस आती हूँ आपके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मीडिया के बिहेवियर पर भी पूछूंगी कि जिस तरह से इसको एक बहुत बड़ी जैसे एक इवेंट के तौर पर मीडिया ने लिया है, और खासकर हिंदी मीडिया ने भी लिया है, जो विदेश मामलों में ज्यादा दिलचस्पी बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है, और जापान में ये खास दिलचस्पी है या पीएम मोदी के विजिट में है, इससे खासकर आपसे सवाल जरूर पूछूंगी। लेकिन शमशाद साहब ये बताइए कि क्या वाकई जो ये माना जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसलिए भारत नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, यहाँ फायदा नहीं मिल रहा है, कई साल डील्स पड़ी रहती हैं, जमीन नहीं मिलती है। हम जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन में सरकार की मंशा जरूर है, लेकिन अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, अभी उसमें कोई तब्दीली भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि क्या ये संदेश देने में नरेंद्र मोदी कामयाब हुए हैं कि यहाँ आइए और बिजनेस कीजिए, जैसे उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, यहाँ आइए, भारत में आके चीजें बनाइए। आपको लगता है ये संदेश जापान विजिट में दे पाए हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में एक जापान सेल करके था, और उसके ज़रिए एक्सपेडाइट करने की कोशिश की जाती थी जापान के जितने भी इंटरप्राइज, जितने भी इन्वेस्टर्स चाहते थे इन्वेस्ट करना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार अपने वक्तव्यों में, अपने बयानों में ये कहा है कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऐसा सेल होगा जो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा, एक्सपेडाइट करेगा। तो राजनीतिक तौर पे एक पॉलिटिकल विल दिख रहा है कि वो जो हर्डल्स हैं उसको कम किया जाएगा। जहाँ तक आपने कहा कि ऐसा वो रेड टेपिज्म फील करते हैं, जापानी चाहते हैं कि जो उनका कैपिटल है वो आज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फल, उसके परिणाम जल्दी आने शुरू हो जाएं। लेकिन हिंदुस्तान में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ 3 लेयर्स की गवर्नमेंट है। आपको पंचायत लेवल पे भी लेना पड़ेगा फैसला, और सहमति लेनी पड़ेगी वहाँ के किसानों की एक्विजिशन के लिए, फिर राज्य लेवल पे, और फिर सेंट्रल लेवल पे। सो 3 लेयर प्रोसेस की वजह से उन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है, जो कि बाकी कंट्रीज़ में जहाँ वन सिस्टम है, एक पॉलिटिकल यूनिट है कि एक बार डिसीजन ले लिया मिनिस्ट्री ने तो एप्लीकेबल है। तो जाहिर से मुझे लगता है कि जापानियों को भी थोड़ा सा अब इस अगर वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये प्रॉफिटेबल मेकिंग प्लेस है। कोरियंस ने ऐसा किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो भूल गए कि कब हमारी फाइल कब क्लियर होगी। लेकिन जापानी थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाते हैं, वो चाहते हैं कि फिलिपाइन में जल्दी हो जाएगा, चाइना में जल्दी हो जाएगा, तो उधर उनका कैपिटल चला जाता है। जी हाँ प्रोफेसर आचार्य, क्या वाकई ये सिंगल विंडो देश होने जा रहा है जापान के लिए या किसी और देश के लिए भी? और एक सवाल थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन पूछा जाना जरूरी है कि देश में जबकि सवाल उठ रहे हैं कि शायद जो पावर है देश में बहुत सेंट्रलाइज हो रही है और कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है कि ऑटोक्रेटिक हो रहा है। क्या ये ऑटोक्रेसी जो है एक सरकार की, अगर मान लिया जाए, ये विदेशी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा संकेत है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी है, इसलिए कुछ भी चीज जो है वो फाइनली टेबल पर आ नहीं पाती है। इस मुद्दे के 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी स्थिति रातों रात नहीं बदलेगी, और एक जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो बरसों से हमारे खिलाफ यह आलोचना की जा रही है
कि हम बातें बहुत करते हैं और वादे बहुत करते हैं और बड़ी जल्दी समझौतों पे साइन करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जहाँ होता है, अफ्रीका से लेके सेंट्रल एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह से समस्या यही है कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बहुत ही ज़्यादा देर लगती है। अब इसको तो सुधारना पड़ेगा, लेकिन रातों रात होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ मोदी जी के कहने से ये मामला सुधरेगा नहीं। और क्या डेमोक्रेसी को हम बहाना बनाते हैं? अच्छी डेमोक्रेसी भी अच्छे फैसले ले सकती है। मुझे नहीं लगता ये बहाना है, क्योंकि ये जब ज़मीन से जुड़ी बातें होती हैं तो लोग, आप देखिए चीन में आज क्या बवाल उठ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने जिस तरह से ज़मीन हासिल की है, अब उसके खिलाफ रोज़ 1000, 1500, 5000, 10,000 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि हम इसको डेमोक्रेसी को बहाना करें और बाईपास करें लोगों की जो एक ज़मीन से जुड़ी हुई एक उनकी एक वो ओनरशिप है, उसको आप इस तरह से नहीं काट सकते। नहीं तो बीजेपी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जितने अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये वाकई? नहीं लगता कि ये एकदम जिस कहते हैं ना कि हम डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास रखते हैं, इस मामले में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बवाल उठेगा तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको जेल नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल आप देखिए वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ। तो एक तो ये है कि हमें एक तरह से इसका एक पूरा जो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो पिछले सरकार ने शुरू किया था, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है और एक सिस्टम बनाना है जिसको सुचारू रूप से चालू किया जा सके। एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण सवाल, नलिन सूरी, ये बताइए, आपका बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, आपने भी देखा है, विदेश मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के साथ डील किया है, क्या आपको लगता है इस सरकार में कहीं ना कहीं विदेश मंत्री जो है हमारी वो अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं? विदेश मामलों की जब भी बात हो रही है सिर्फ प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है? नहीं, बिल्कुल एब्सेंट नहीं है। देखिए, विदेश, हमारे जो सिस्टम है उसमें विदेश मंत्री का अपना रोल है, प्रधानमंत्री का अपना रोल है। अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी में प्रधानमंत्री का फाइनल रोल होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में बाय एंड लार्ज विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के साथ नहीं जाते। वो अलग से उनका रोल होता है, वो अपनी प्रिपरेशंस पूरी करते हैं, वो तैयारी करते हैं और अल्टीमेटली डिसीजन तो कैबिनेट लेती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई वो इस तरह की आपत्ति है। क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी कितनी रिपोर्टिंग की है, तमाम फॉरेन जो है टूर्स कवर किए हैं, आपको लगता है कि क्या कुछ नाइंसाफी हो रही है? क्या वाकई आपको नहीं लगता कि दूसरे मंत्रालयों की तरह कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन हो रहा है कि विदेश मंत्रालय भी सीमित हो रहा है, सिमट रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री आए हैं और जो कार्यशैली हमें अभी अब तक देखने को मिली, हमें लग रहा है कि अथॉरिटी का कंसंट्रेशन मुझे लगता है ज़रूर हो रहा है। और इस बात पे मैंने अपनी लेखनी में, हाल की लेखनी में लिखी भी है, इसी बात की तरफ इशारा करते हुए। ये मुझे लगता है ये इस प्रधानमंत्री का स्टाइल है। अब ये स्टाइल मात्र है कि इसके आगे भी चूँकि कुछ चेंजेस जो हुए हैं, प्रधानमंत्री के दस्तखत के नीचे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो पहले से उसमें बदलाव आया है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो हुआ है। अब इसको बहुत से लोग सही मान रहे हैं। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये डेमोक्रेसी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। जो कुछ है अभी उसी फ्रेमवर्क के अंदर है, तो वो इससे हम ये ना भाग के समझने लगे कि भाई डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया है या डेमोक्रेसी जो है वो हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में बाधा के रूप में सामने आ रही। ये सब बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ एक पर्सनल व्यक्तिगत ज़ाती तौर पे कि अभी ये जो रुख है सरकार का अभी इस वक्त और प्राइम मिनिस्टर का जो रोल रहा है इसमें, कि उन्होंने अपने हाथ में वो कंट्रोल्स जो हैं हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक मिनिस्ट्री के बहुत क्लोजली सुपरवाइज करें। हो सकता है शुरुआती दौर में इस तरह से कर रहे हैं, हो सकता है चेंजेस आएंगे बाद में, मुझे नहीं पता। आखिरी बात कहना चाहूंगी कि आप द्वार खोल रहे हैं, जापान दे रहा है 30, चाइना हैज़ ऑलरेडी बता दिया है कि वो 300 बिलियन डालना चाहते हैं। आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो सपने हम देख रहे हैं हवा में हो जाएगा। वो सब मैं जानती हूँ नलिन सूरी कुछ कहना चाहते हैं, माफ़ी चाहती हूँ, बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। तो फिलहाल जिस तरह से पुराने दिनों में कई दशक पहले रिश्ते हमने देखे, जिस तरह से मेरा जूता जापानी से लेकर और लव इन टोक्यो तक के रिश्ते हमने देखे हैं भारत और जापानी लोगों के बीच, उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आर्थिक जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह हैं, जो सियासी रिश्ते हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो पीपल टू पीपल लोगों के बीच जो संवाद है, ज़रूर ये जो पर्सनल टच, ज़ाती टच देने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, इससे ज़रूर नतीजा निकलेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।